साल 1947 जब पूरा हिंदुस्तान सदियों की गुलामी तोड़कर आजादी का जश्न मना रहा था। Trying to solve the Korea problem. तब देश के एक कोने में मातम पसरा हुआ था। जब दिल्ली में तिरंगा लहराया जा रहा था, तब उस कोने में लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो रहे थे। यह था बंगाल, एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भाषा, एक ऐसी तहजीब जिसे एक कागज पर खींची लकीर ने दो हिस्सों में काट कर रख दिया था। आजादी मिली, लेकिन उसकी कीमत चुकाई बंगाल ने अपने जिस्म के दो टुकड़े करवा कर। लेकिन यह कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है। इस बंटवारे की नींव तो इससे 40 साल पहले ही रख दी गई थी, ब्रिटिश हुकूमत की उस चाल से जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आज हम वक्त में पीछे चलेंगे, हम उस कहानी की हर परत को खोलेंगे, उस पहले फैसले से लेकर उस आखिरी लकीर तक जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे गहरा जख्म दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन सब की शुरुआत हुई थी 1905 में। हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत का सूरज अपने चरम पर था और इस हुकूमत की आंखों में सबसे ज्यादा खटकने वाला जगह था बंगाल। बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, बल्कि भारत का राष्ट्रवाद का दिल था। यहीं से आजादी की आवाज उठ रही थी जो लंदन तक गूंज रही थी। अंग्रेजों को भी समझ आ चुका था कि अगर इस आवाज को दबाया नहीं गया तो उनका राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। उस समय एक नया वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। यह एक चालाक और तेज दिमाग वाला आदमी था। इसी ने एक प्लान बनाया। दुनिया के सामने उसने बहाना दिया कि बंगाल इतना बड़ा है कि उसे संभालना मुश्किल है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका बंटवारा जरूरी है। लेकिन पर्दे के पीछे असली मकसद था डिवाइड एंड रूल। प्लान यह था कि बंगाल को धर्म के आधार पर दो भाग में बांट दिया जाए और एक हिस्सा हिंदू मेजोरिटी होगा और दूसरा हिस्सा मुस्लिम मेजोरिटी होगा। और फिर आई वो तारीख 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन कर्जन के प्लान को अंजाम दिया गया। उस दिन बंगाल में चूल्हा नहीं जला। उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोग नंगे पांव रोड पर उतर आए, गंगा में डुबकी लगाई और उनके लबों पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांध रहे थे, यह दिखाने के लिए कि कागज पर खींची लकीर उनके दिलों को नहीं बांट सकती। इस फैसले ने एक ऐसी चिंगारी लगाई जो आग बनकर पूरे देश में फैल गई। शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन से। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह अपनी ताकत पहचानने का आंदोलन था। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ब्रिटिश स्कूल और अदालतों को बहिष्कार किया गया, विदेशी चीजों को छोड़ देश में बनी चीजें अपनाई, स्वदेशी कारखाने, बैंक और नेशनल कॉलेज खुलने लगे। यह आजादी की लड़ाई का एक नया अध्याय था। लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने मुसलमानी नवाबों और जमींदारों के कान भरने शुरू कर दिए। उन्हें डराया गया कि हिंदू मेजोरिटी देश में उनका हित सुरक्षित नहीं है और इसका नतीजा निकला 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के रूप में। जब शांतिपूर्ण विरोध को अंग्रेजों ने लाठियों से कुचलना शुरू किया तो बंगाल के नौजवानों का खून खौल उठा और इससे जन्म हुआ क्रांति का। अनुशीलन समिति और जुगांतर जैसे गुप्त संगठन बने जिनका मकसद था अंग्रेजी अफसरों से सीधा लोहा लेना। खुदीराम बोस जैसे वीर इसी आग से निकले थे। आखिरकार 6 साल के लगातार विरोध, आर्थिक नुकसान और क्रांति की बढ़ती आग के आगे अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। साल 1911 दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज V ने बंगाल के बंटवारे को रद्द करने का ऐलान किया। लोगों को लगा कि यह उनकी जीत है, लेकिन यह एक धोखा था। अंग्रेजों ने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से उससे भी बड़ा कुछ छीन लिया। पहला, उन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी ताकि बंगाल का पॉलिटिकल पावर ही खत्म हो जाए, और दूसरा, बंगाल को दोबारा जोड़ते वक्त उन्होंने बिहार और ओडिशा को उससे अलग कर दिया। बंगाल अब भी बांट दिया गया था, लेकिन तरीका अलग था। बंटवारा रद्द होकर भी बंटवारे का जख्म और भी गहरा हो गया था। साल 1911 बंगाल के बंटवारे का फैसला तो रद्द हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते नफरत का जो बीज बोया था, अब उन्हें सींचने का काम शुरू हो चुका था। दिलों में दरार आ चुकी थी और आने वाले सालों में यह दरार एक गहरी खाई बनने वाली थी।
1916 में लखनऊ में एक उम्मीद की किरण दिखी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक साथ आए थे और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से आजादी की मांग करने का फैसला किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए थे, लेकिन इस समझौते में एक शर्त थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग थी उससे मान लिया था, यानी कि अब से मुस्लिम नेताओं को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुनेंगे। यह एकता की कीमत पर बंटवारे को दी गई राजनीतिक मंजूरी थी। इसके बाद आया 1920 का दौर। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों पर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे देश की एकता को अब कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन फिर चौरी चौरा की एक घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन अचानक वापस ले लिया तो यह एकता का गुब्बारा फूट गया। लोगों में निराशा फैल गई और जो विश्वास बना था वो टूटने लगा। अब एकता की बांध टूटते ही नफरत की नदी ने सारे बंधन तोड़ दिए। 1920 के दशक में देश ने सांप्रदायिक दंगों का वो रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। बंगाल और पंजाब की गलियां खून से लाल हो गई। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, अब वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। राजनीति के स्टेज पर भी रास्ते अलग अलग हो रहे थे। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म करने की बात हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उससे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना मशहूर 14 पॉइंट पेश किया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि मुसलमान के लिए एक अलग राजनीतिक अधिकार जरूरी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अब एक ऐसी दरार खड़ी हो चुकी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। असली टर्निंग पॉइंट आया 1937 के चुनाव में। कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। सत्ता के नशे में कांग्रेस ने लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से इनकार कर दिया। यह एक ऐतिहासिक भूल थी। इस फैसले ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को यह एहसास दिला दिया कि एकजुट हिंदुस्तान में उन्हें कभी सत्ता नहीं मिलेगी। उन्हें हमेशा एक कमजोर माइनॉरिटी बनकर रहना होगा। यह डर अब उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। इस एहसास और डर का नतीजा निकला 23 मार्च 1940 को, जब लाहौर में मुस्लिम लीग के मंच से आधिकारिक तौर पे यानी कि ऑफिशियली एक अलग देश की मांग की गई। एक ऐसा देश की मांग जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे। भले ही पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस दिन बंटवारे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। जो बीज 1905 में बोया गया था वो अब एक पौधा बनकर जमीन से बाहर निकल आया था और उसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान के भविष्य पर फैलने वाली थी। साल 1946 वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था और अंग्रेजी हुकूमत अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। लंदन से 3 कैबिनेट मिनिस्टर को हिंदुस्तान भेजा गया। यह हिंदुस्तान को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश थी, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। एक ऐसा प्लान जिसमें देश तो एक रहता लेकिन प्रांतों को ज्यादा ताकत मिलती। लेकिन अब तक नफरत इतनी फैल चुकी थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इस प्लान में सिर्फ अपने अपने मतलब दिख रहे थे। यह आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई और इस नाकामी ने बंटवारे के ताबूत में आखिरी नील ठोक दी। कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया डायरेक्ट एक्शन डे का, यानी कि 16 अगस्त 1946 का, और यह पाकिस्तान हासिल करने के लिए सीधी कार्रवाई का दिन था। लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर इस डायरेक्ट एक्शन डे ने द ग्रेट कलकत्ता किलिंग का रूप ले लिया। शहर आग की लपटों में जलने लगा। हिंदू और मुसलमान जो कल तक पड़ोसी थे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 72 घंटों तक मौत का नंगा नाच चलता रहा। हजारों लोग मारे गए। कलकत्ता की सड़कें लाशों से भर गई। इस घटने ने साफ कर दिया था कि अब बंगाल एक नहीं रह सकता। कलकत्ता की आग अब धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी फैल गई। नोआखली का गांव जहां हिंदू कम थे, वहां जुल्म ने सारी हदें पार कर दी। इस नफरत की आग को बुझाने के लिए 77 साल के महात्मा गांधी नंगे पांव निकले। वो गांव गांव जाकर के घूम करके और शांति का अपील कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन हिंदू नेताओं ने हमेशा बंगाल की एकता की बात की थी, अब वो भी चीख चीख कर कहने लगे कि उन्हें एक अलग हिंदू मेजोरिटी हिस्सा चाहिए। हालात को काबू से बाहर जाते देख 20 फरवरी 1947 को लंदन में फैसला लिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान किया कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक हिंदुस्तान छोड़ देंगे, चाहे यहाँ के हालात कैसी भी हो। और इस काम को अंजाम देने के लिए भेजा गया हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय
लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन इंडिया आते ही समझ गए कि अगर 1948 तक इंतजार किया गया तो पूरा देश सिविल वॉर में जल जाएगा। इसलिए उसने आजादी की तारीख को 10 महीने पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 को तय कर दिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपना अंतिम प्लान पेश किया। प्लान साफ था, हिंदुस्तान अब एक नहीं रहेगा, इसे 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा और इस बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द झेलने वाला था पंजाब और बंगाल। इन दोनों प्रांतों को भी धर्म के नाम पर बीच से काट दिया जाना था। भयंकर हिंसा के डर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बंटवारे के प्लान को मंजूर कर लिया। अब सवाल था कि पंजाब और बंगाल को बांटने वाली लकीर कहां से गुजरेगी। यह काम दिया गया एक अंग्रेजी वकील सर साइरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसा आदमी जो इससे पहले कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं था। उससे यहाँ की जमीन, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों की कोई समझ ही नहीं थी। उससे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। उसने लंदन में बैठकर पुराने नक्शों पर एक लकीर खींच दी, एक ऐसी लकीर जिसने किसी का घर एक देश में तो खेत दूसरे देश में छोड़ दिया, एक ऐसी लकीर जिसने लाखों लोगों को एक रात में अपने ही घर में विदेशी बना दिया। इस लकीर को नाम दिया गया द रेडक्लिफ लाइन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और ईस्ट बंगाल बन गया ईस्ट पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आजादी आ गई थी लेकिन उसकी कीमत चुकाई थी बंगाल की जमीन ने अपने जिस्म के 2 टुकड़े करवाकर। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की सुबह बंगाल के लिए एक नया अंधेरा लेकर आई। रेडक्लिफ लाइन नाम की एक तलवार ने बंगाल की धरती के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक ही भाषा, एक ही पहनावा, एक ही कल्चर वाले लोग अब 2 अलग अलग देश के नागरिक बन चुके थे और इसके साथ ही शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पलायन यानी कि माइग्रेशन। लाखों हिंदू और सिख ईस्ट पाकिस्तान से अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर वेस्ट बंगाल की तरफ चल पड़े। उन्हें लगता था कि वह अपने देश जा रहे हैं, लेकिन उनके सफर में सिर्फ दहशत, लूटपाट और मौत थी। ट्रेनें जब सिलदाह स्टेशन पहुंचती तो उनमें जिंदा इंसानों से ज्यादा लाशें होती। कलकत्ता शहर जो कभी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था, अब दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजीज कैंप बन चुका था। सड़कें, स्टेशन, पार्क, हर जगह सिर्फ लाचार और बेबस चेहरे थे। यह आजादी की सुबह नहीं, यह अपनों को खोने का मातम था। बंटवारा ने सिर्फ दिलों को नहीं, बंगाल की इकोनॉमी की रूह को भी चीर कर रख दिया था। सदियों से बहती नदियां अब इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुकी थी। जूट उगाने वाले खेत ईस्ट पाकिस्तान में रह गए और उन्हें कपड़े में बदलने वाली सारी मिलें वेस्ट बंगाल में। नतीजा दोनों तरफ बर्बादी। एक के पास कच्चा माल था तो फैक्ट्री नहीं थी, दूसरे के पास फैक्ट्री थी तो माल नहीं था। बंगाल का सोना यानी जूट अब मिट्टी बन चुका था। इस बंटवारे का जख्म सबसे गहरा लगा बंगाल की पहचान पर। वो भाषा, वो संगीत, वो साहित्य जो सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ गुनगुनाते थे, अब उनके बीच भी एक दीवार खड़ी हो गई। लोग अब सिर्फ बंगाली नहीं थे, वह इंडियन बंगाली या पाकिस्तानी बंगाली बन गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वेस्ट बंगाल ने एक नए लोकतांत्रिक देश के अंग के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी इन लाखों रिफ्यूजीज को बसाना और टूटी हुई इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस पर वेस्ट पाकिस्तान द्वारा भाषा और कल्चर थोपने की कोशिश शुरू हुई। इस असंतोष के बीज आगे चलकर 1971 में एक और खूनी संघर्ष के बाद बांग्लादेश नाम से एक नए देश को जन्म देने वाला था। बंगाल का बंटवारा 1947 में जरूर हुआ, लेकिन उसकी किस्मत, उसकी पीड़ा और उसके जख्म आने वाले कई नस्लों ने चुकाई थी। यह एक ऐसी कहानी है जो आजादी के जश्न के नीचे दबी करोड़ों लोगों के आंसुओं से लिखी गई है। तो यह थी कहानी बंगाल के बंटवारे की। यह सिर्फ जमीन के एक टुकड़े या कुछ तारीखों की कहानी नहीं है, यह कहानी है करोड़ों दिलों के टूटने की, उन घरों के उजड़ने की जो सदियों से आबाद थे और उस पहचान के बिखरने की जिसे बंगाली कहते थे। सरहदें तो खींच दी गई, लेकिन वो जख्म आज भी जिंदा है, हमारे गीतों में, हमारी कहानियों में और उन लाखों परिवारों की यादों में जिन्होंने इस बंटवारे में अपना सब कुछ खो दिया। इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि जब भी सियासत इंसानियत पर हावी
हावी होती है तो कीमत हमेशा आम इंसान को चुकानी पड़ती है।